स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। तो दोस्तों, यहाँ पे जीके जीएस की इस श्रृंखला में हम आज देखेंगे भूगोल के सौरमंडल टॉपिक को, जो कि हमारे आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रख के फ्रेम किए गए क्वेश्चनों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन सी कोपरनिकस या फिर ऑप्शन डी केपलर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। निकोलसन कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने एक सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा, वह एक पोलिश खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को सामने रखा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कोपरनिकस ने 1532 में अपनी पुस्तक डी रेवोल्यूशनिबस आर्बियम को एल सिस्टम ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फीयर्स की पहली हस्तलिखित प्रति समाप्त की। इसमें कोपरनिकस ने बताया कि ग्रह पृथ्वी के बजाय सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्होंने सौरमंडल के नमूने और ग्रहों के मार्ग की भी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी तारामंडल या फिर ऑप्शन डी पुच्छल तारा। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह और फिर ऑप्शन डी सौर तारा। तो वहाँ था सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह कहलाते हैं और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कोपरनिकस या फिर ऑप्शन डी गैलीलियो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी केपलर। केपलर ने ग्रहों के 3 नियम दिए थे। क्या नियम थे वो, उनको हम जानते हैं। तो ग्रहों के जो 3 नियम इन्होंने दिए थे, उन्होंने पहला यह कहा था, पहला नियम इनका ये था कि सभी ग्रह पृथ्वी की सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं वह इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं और सूर्य उनके एक फोकस पर केंद्रित होता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यह हमारा इलिप्टिकल क्या हुआ, एक मार्ग हुआ, ठीक है, और यहाँ पे किसी एक फोकस पे मान लीजिए कि सूर्य स्थित है। यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है। तो ग्रह जो होते हैं हमारे वह इसी ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ, ऐसे ही पथ पे। यह नियम था पहला कि दीर्घवृत्ताकार पथ पे सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह। यह तो हो गया पहला नियम, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या था। दूसरा नियम इन्होंने ये कहा था कि जो ग्रह की कक्षीय वेग होती है, यानी कि एरियल वेलोसिटी की बात उन्होंने कही थी। क्या कही थी? एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पथ है और यहाँ पे सन है, तो अगर जो हमारा ये चीज़ है, ये एरिया जो होगी, ये एरिया और ये किसी एक समय पर जो इसकी एरिया होगी वह हर समय बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। यह था दूसरा नियम। और तीसरे नियम पे चलते हैं। तो इनका जो तीसरा नियम था वो था कि ग्रह हमारे मान लीजिए परिक्रमा कर रहे हैं सन के, ठीक है, सन के परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह, तो जो इनका टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा ना, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी समय मेजर एक्सिस के, या माइनर एक्सिस जो सबसे छोटी होती है और ये मेजर एक्सिस जो सबसे बड़ी होती है, तो मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। इन्होंने यह तीसरा नियम दिया था। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 11। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो आइए पहले देखते हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के ग्रहों का क्रम क्या है।
तो इसको देखने से पहले यहाँ देख लेते हैं। यह है, देखिए ये जो दिखाया गया है सबसे नज़दीक कौन सा है, पढ़ते हुए पूछा है, तो यानी कि सबसे नज़दीक वाला पहले तो मरकुरी, यानी कि बुध हमारा पहले होना चाहिए। चलिए वो तो सभी ऑप्शन में है। उसके बाद शुक्र होना चाहिए, बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये है इनका क्रम सूर्य से, और ये सूर्य है तो दूरी बढ़ती ही जा रही है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। वहाँ सूर्य से पूछा था और यहाँ पृथ्वी से पूछा है। किससे पूछा है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे नज़दीक सूर्य पृथ्वी के कौन है, तो वह है शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध और उसके बाद बृहस्पति की दूरी पृथ्वी से है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, सबसे बड़ा पहले और उसके बाद उससे कम, ऐसे ऐसे करते करते होगा। तो ये ऑप्शंस हैं आपके सामने। अब आपको बताना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, उससे फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके यहाँ पे ग्रह के ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और बुध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी हमारी कौन सी नंबर की सबसे बड़ी ग्रह है। तो यह किस नंबर की है, तो यह हमारी 5वें नंबर की है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, या फिर ऑप्शन डी निहारिका, या फिर जिसे नेबुला भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नेबुला यानी निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो क्या है इसको जानते हैं, देखते हैं। नेबुला अंतरिक्ष में धूल और गैस का विशाल बादल है। कुछ निहारिकाएं मरने वाले तारे के विस्फोट से निकली गैस और धूल से आती हैं, जैसे कि सुपरनोवा। अन्य निहारिकाएं ऐसे क्षेत्र में हैं जहां नए तारे बनने शुरू हो रहे हैं। नेबुला तारों के बीच के अंतरिक्ष में मौजूद है, जिसे इंटरस्टेलर स्पेस भी कहा जाता है। पृथ्वी के निकटतम ज्ञात नेबुला को हेलिक्स नेबुला कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के निकटतम ज्ञात नेबुलाओं में कौन नेबुला है, तो वह है हेलिक्स, उसका नाम है हेलिक्स नेबुला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है। ऑप्शन ए नियत रहता है, ऑप्शन बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जैसे कि हमने पीछे बताया था आपको केप्लर्स के नियम में कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी हमारी सेम रहती है। और यह वेलोसिटी सेम कब होगी, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर चीज़ है वही चीज़ तो डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो भाई अगर हमारी एरियल वेलोसिटी बराबर होनी है तो डिस्टेंस कम है, यहाँ पे आर कम है और यहाँ आर ज़्यादा है, तो इसके लिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, और यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कम होना चाहिए, तभी तो हमारा ये चीज़ वैल्यू बराबर होगा। तो इसलिए इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि उसका जो वेग होगा वह अधिकतम होगा जब वह सूर्य के पास होगा। ये नहीं, ऑप्शन बी सही होगा, सूर्य के पास होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, या फिर ऑप्शन डी 90। तो कुछ जगह दोस्तों इसका आंसर आपको 89 भी मिल सकता है, लेकिन हम अभी 88 के साथ ही चलेंगे। ठीक है, कितने तारामंडल हैं कुल, तो 88 के साथ ही चलेंगे। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, तारामंडल सितारों का एक समूह है जो एक विशेष पैटर्न बनाता है और आमतौर पर इसके आकार के अनुसार नामित किया जाता है इसका नाम। ब्रह्मांड में कुल 88 तारामंडल हैं। देखिए यह 88 अभी तक मुझे जो सोर्स से मिला, मुझे ये मिला कि 88 ही है, और मैंने भी जब पढ़ा था तो 88 ही पढ़ा था। तो और सबसे बड़ा जो तारामंडल है वह कौन सा है, हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है।
ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी या फिर ऑप्शन डी मंगल। निक्स ओलंपिया और ओलंपस में सी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मंगल ग्रह पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। तो पार्थिव ग्रह होते क्या हैं पहले उसको हम जान लेते हैं। पार्थिव ग्रह होते क्या हैं उसको पहले जानते हैं। तो पार्थिव का अर्थ है जो पृथ्वी के जैसे ग्रह हो। पृथ्वी पार्थिव के ग्रह वह होते हैं जो पृथ्वी के जैसे हों। कैसे जैसे हों? जैसे जैसे कि वे ग्रह जो चट्टानों धातुओं से बने हैं, इनका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन यह पृथ्वी के जैसे ही हैं, चट्टान धूल धातु से मिलकर ही बने हैं। इसमें कौन कौन से पार्थिव ग्रह हैं? तो वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो है हमारे 4 ये मुख्य रूप से पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और यही हमसे पूछा था कि कितने हैं, तो वह हैं 4, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो हमने जाना था पीछे की स्लाइड पे कि कौन कौन से ग्रह हैं हमारे। तो बुध है, शुक्र है, मंगल है और एक हमारी खुद अर्थ है। क्या है? अर्थ है। ठीक है, लेकिन जो शनि है वह हमारा पार्थिव ग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे जो इस प्रकार है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सादृश्य ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि जो बाह्य ग्रह हैं और आंतरिक ग्रह, 2 ग्रहों में बांटा गया है। तो जो बाह्य ग्रह हैं वो हमारे कितने होते हैं? वो हमारे 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बृहस्पति सादृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है बृहस्पति सादृश्य ग्रहों में? तो वह कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो मंगल है वह बृहस्पति सादृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो एक है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण, ये कुछ 4 जो ग्रह हैं यही रहते हैं बृहस्पति सदृश्य ग्रह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमते हैं? बाकी अन्य सब जो होते हैं वह दक्षिणावर्त में घूमते हैं और ये दोनों वामावर्त में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि अन्य ग्रहों से ये उल्टा घूमते हैं। तो वह कौन से हैं? तो वह है ऑप्शन डी, यानी कि शुक्र और अरुण। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य को, ऑप्शन बी पृथ्वी को, ऑप्शन सी बृहस्पति को या फिर ऑप्शन डी शनि को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी लोकधक या फिर ऑप्शन डी अभिनव तारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि अभिनव तारा। तो आइए देखते हैं अभिनव तारा के बारे में और जानते हैं इसके कुछ बातों को। एक तारा जो अपने जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जब यह लगभग अंतिम अवस्था या मरणासन अवस्था में पहुंचता है तो इसे अभिनव तारा कहा जाता है। इस अवस्था में तारे की चमक बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि इस प्रकार है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कौन थे? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस या फिर ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या हमने पहले क्वेश्चन में ही देख लिया है। तो चलते हैं इसका राइट आंसर पे और वह होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी शनि। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सूर्य। जैसा कि हम जानते हैं आज की स्थिति के हिसाब से सूर्य ग्रह नहीं बल्कि तारा है, लेकिन प्राचीन भारतीय जो थे वह सूर्य को ग्रह मानते थे। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है,
सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। और देखते हैं इनका परसेंटेज, जो कि इस प्रकार है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% तथा अन्य तत्व 2.5% हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्णमंडल या फिर ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो इसी से संबंधित है वह इस प्रकार है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अधोमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्णमंडल या फिर ऑप्शन डी समताप मंडल। तो मध्य मंडल को कहा जाता था प्रकाश मंडल, और यह जो ऊपर का भाग है उसको कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है, या फिर इनमें से सभी। पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह तो हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन जानते हैं ऐसा क्यों होता है? होता इसलिए है क्योंकि जब हम नॉर्वे की स्थिति आप देखेंगे ग्लोब पे या विश्व के मानचित्र पे, तो वह लगभग आपको मिलेगी उत्तर की तरफ, ज़्यादा उत्तर की तरफ है। यहाँ पे अगर आपकी कर्क रेखा है तो नॉर्वे उधर पड़ेगा वो, और ये भूमध्य रेखा, ठीक है। तो हमारा जो सूर्य है यहाँ से यहाँ के बीच जाता रहता है, यहाँ से यहाँ तक बीच जाता रहता है, और वह चूँकि सबसे पास में जो सूर्य होता है नॉर्वे के लिए, वह होता है जब वह कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। और जो कर्क रेखा पे लंबवत जाता है 21 जून को सूर्य, इसलिए वहाँ पे मध्य रात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। जितना ज़्यादा आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे उतना आपको सूर्य की दिखने की समय ज़्यादा होगी, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य दिखाई देता रहेगा। और यह चूँकि एकदम से पास में सबसे ज़्यादा नॉर्वे के जाता है 21 जून को, इसलिए वहाँ पे अर्धरात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी अपोजी या फिर ऑप्शन डी पेरिजी। तो ध्यान रखिएगा, इससे एक ट्रिक तरह से आप याद रख सकते हैं कि उपसौर और अपसौर क्या होते हैं। जैसे कि देखिए, ये हुआ कोई ग्रह है, इस पर जब कोई ग्रह जा रहा है, ठीक है, ये अधिकतम दूरी यही होगी अगर सूर्य को हम यहाँ मान लें, और नज़दीक की दूरी मान लेते हैं कि ये होगी, ठीक है। तो इसको जो बोला जाता है, इस चीज़ को, इस दूरी को, स्थिति को बोला जाता है क्या? अपसौर। अपसौर बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है उपसौर। एक ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि उप मतलब कम, उप मतलब कम, उप मतलब कम, उप होता है ना, उप मतलब कम, आप याद रखिए। तो उप मतलब कम हो जाएगा, तो कम, और अप मतलब ज़्यादा। तो अपसौर यहाँ पूछा है क्योंकि अधिकतम पूछा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। न्यूनतम दूरी वही पूछ लिया, सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है उपसौर। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी तथा चंद्रमा,
ऑप्शन सी बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन डी प्लूटो तथा सूर्य। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि एक खगोलीय एकक जो होता है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सांध्य प्रकाश, ऑप्शन बी उदयमान सूर्य, ऑप्शन सी बहुत चमकदार चंद्रमा, या फिर ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। बिल्कुल यही बात है, ऑप्शन डी इज राइट। सूर्य क्या होता है, चूँकि कर्क रेखा पर लंबवत उस दिन चमकता है, तो उस समय मध्य रात्रि या अर्धरात्रि का सूर्य उस दिन कहा जाता है। ध्रुवीय प्रदेशों में यह दिखाई देता है, अर्धरात्रि के समय भी चमकता रहता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, जो कि सौरमंडल में आपको बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।